ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें अच्छा खासा अपसाइड एक बूम देखने को मिल सकता है? ओवर टू यू। ओके मैम, सबसे पहली चीज ये है कि ट्रिगर पॉइंट जो आपने बताया, तो मैम मार्केट में होता ये है कि जो सबसे बड़ी चीज मार्केट में, मार्केट तीन रीत से चलता है मेरे हिसाब से। तीन थ्री एक थ्री व्यू पॉइंट है जहां पर हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला होता है सेंटिमेंट, दूसरा होता है लिक्विडिटी, और फिर होते हैं जो फिगर्स जो आप बोलते हैं उस हिसाब से। तो अभी जो दो पॉइंट है जहाँ पे सेंटिमेंट और लिक्विडिटी दोनों ही मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये दो पॉइंट से मार्केट को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो बाकी सभी जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो मेरे हिसाब से अभी के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। दूसरा कि हम देख रहे हैं कि फेड की जो मीटिंग थी, बिकॉज फेड बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इक्विटी अक्रॉस वर्ल्ड इक्विटी मार्केट के लिए। और वहां पे हम देख रहे हैं कि फेड की मीटिंग में ज्यादातर जो उनका प्रोजेक्शन था वो अगले एक साल के लिए 1% का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात में क्लियरली नहीं बोल रहे कि रेट कट कब स्टार्ट होगा, बट जब भी स्टार्ट होगा तब एग्रेसिवली होगा। तो वो चीज मार्केट को इंश्योर करती है कि भाई आने वाला एक साल हमारे लिए सेफर है, बिकॉज यहाँ पर रेट कट आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुके हैं। और जैसे ही फेड रेट कट का स्टार्ट करेगा तो इंडियन मार्केट्स में भी, इंडियन आरबीआई भी देखोगे आप, तो वहां पर भी रेट कट की एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं आपको बोलूँ तो जो एक हमारा कर्व होता है, मीन्स जैसे 2 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से नीचे आ जाती है तो वहां पे एक सर्टेनिटी बन जाती है कि मार्केट को एक अच्छा रेट कट मिलेगा। तो अभी यूएस के टर्म में ये चीज नहीं है, लेकिन इंडिया के टर्म में हम देखें तो यह इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 2 ईयर बॉन्ड यील्ड से नीचे जा चुकी है। तो दैट वुड बी द गुड थिंग। मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल सेंटिमेंट बढ़िया बूस्ट कर रहा है, और हमें लग रहा है इससे डेफिनेटली इंडियन इक्विटी मार्केट को बड़ा फायदा होगा। तो ये चीज डेटा पॉइंट मेरे हिसाब से ज्यादा ट्रिगर कर रहा है ये कंपैरेटिवली दूसरे। दूसरा आपका जो रेफरेंस था कि मोदी 3.0 के रिगार्डिंग, तो अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो जो सबसे बड़ी बात रही वो है मोदी दो गवर्नमेंट की, 1 और 2 की। तो वहां पे हमने देखा कि उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। तो वहां पे जो भी वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, जो भी वो मीन्स मिशन मोड पर काम करते हैं, कुछ भी अगर कोई भी वो डिक्लेयर करते हैं, कोई भी स्कीम डिक्लेयर करते हैं, या फिर कुछ भी कोई प्रोजेक्ट पीएलआई स्कीम्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो वही पॉलिसी कंटिन्यूटी अगले 5 साल के लिए हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो सेक्टर है मेरे हिसाब से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहला मैं बोलूँगा शुगर, बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो बात है एग्रेसिवली गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। आज ही इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जहाँ पे बताया गया कि अप्रैल 2023 में जो ब्लेंडिंग थी वो 12.7% के अराउंड थी। लास्ट मई में वो 15.1 के अराउंड अराउंड पहुंच चुकी है, और सरकार उसको एग्रेसिवली बढ़ा रही है। तो इथेनॉल की जो हमारी कैपेसिटी है शुगर कंपनीज की, वो ऑलरेडी थोड़ी आइडियल पड़ी थी। अब गवर्नमेंट ने जब ये ब्लेंडिंग का डिसीजन ले लिया है तो उसकी वजह से शुगर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी हो सकती है। और अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से वो ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर उनको एक टेक्निकली भी अच्छा ऊपर की तरफ बुल मार्केट का बुल सिनेरियो बन रहा है। और उसके अलावा भी मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है। तो पॉलिसी सपोर्ट प्लस लिक्विडिटी तो है ही मार्केट में, और टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बुल को वहां पे शुगर सेक्टर में। तो पहला से मेरे हिसाब से जो सेक्टर रहेगा आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए अच्छे से वर्क कर सकता है वो शुगर सेक्टर है। दूसरा अगर हम देखें तो सब लोग जानते हैं कि हम रिन्यूअल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो थीम ऑलरेडी बहुत अच्छी चल चुकी है। लेकिन एक थीम है जो अभी उसका अंडर करंट है, वो है ट्रांसमिशन। ये जो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हम बिल्ड कर रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की, उसको पावर ट्रांसमिट करने के लिए भी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अभी ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये डिक्लेयर किया था वो अगले आने वाले 5 से 10 साल के लिए 100 गीगावाट की ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है उसके लिए टेंडर्स निकालने वाले हैं। तो उसकी वजह से हम देखें तो बहुत बड़ा मोमेंटम है
बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे से चल चुके हैं, जैसे कि हम सीमेंस के बारे में बात कर लें, हम एबीबी के बारे में बात कर लें, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जी ट्रांसमिशन एंड पावर है, हिटाची एनर्जी है। तो यहाँ पर उनमें बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है और अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, बिकॉज यहाँ पे जो कैपेसिटी एडिशन है वो ऑलरेडी अभी स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर वो चीज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में। जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, वो स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो यहाँ से अभी उनमें और तेजी बाकी है। हालांकि अगर हम देखें पिछले 6 महीने में ये सभी स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए उसमें 50% या उससे भी ज्यादा अपमूव आ चुके हैं, बट अभी भी बड़ा स्कोप बाकी है। तीसरा चीज मैं देख रहा हूं कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ग्रो कर रहा है, एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो जो एक्सपोर्ट में हम देखें तो कल ही हमारे जो एक्सपोर्ट के डेटा है वहां पे बताया गया कि हमारा जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, लेदर एक्सपोर्ट है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अभी हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं, तो वहां पे ये जो दो सेक्टर है गारमेंट और लेदर, वहां पे डेफिनेटली बड़ा पुश मिलने वाला है। और गवर्नमेंट का भी एक एक्सपोर्ट का एग्रेसिवली टारगेट है। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन तक लेके जाए, तो वहां पर हमें डेफिनेटली बड़ा मूवमेंट मिल रहा है। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं। सेम एज वेल मैं शुगर की तरह बोलूंगा, वहां पे भी कंसोलिडेशन चल रहा था, अब जाके मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो वहां पर हम देखें तो गोकुल एक्सपोर्ट और उसके अलावा हम केवल किरण, केकेसीएल वगैरह जो कंपनीज हैं, आदित्य बिरला फैशंस, वहां पे अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। लेदर में हम देखें तो रेड टेप है, मेट्रो ब्रांड है, तो वहां पे डेफिनेटली अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर मैं फिर से बता दूं, ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा जो मेरे हिसाब से एक एक्सपोर्ट रिलेटेड है वो है बेरिंग। बेरिंग ऐसी चीज है जो आप जितना भी कुछ देख रहे हो, जो भी चल रहा है वो बेरिंग से ही चल रहा है। तो वो चीज है, तो उसकी वजह से बेरिंग में हम देखें तो बहुत सारे एमएनसी इंडिया में ऑलरेडी अपना बहुत मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, और इंडिया इज नाउ बिकमिंग द ग्लोबल हब फॉर बेरिंग। तो वहां पे बहुत सारी एमएनसी अभी, हाँ, हालांकि अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों में उनके भी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम एसकेएफ बेरिंग देखें, टिमकेन देखें, हम स्केफलर देखें, तो ये सारी बड़ी एमएनसीज हैं, वहां पर अभी भी स्कोप है, रूम है अगले 6 से 12 महीनों के लिए तेजी के। उसके अलावा इंडियन होममेड जो कंपनीज हैं जैसे कि एनबीसी बेरिंग है, उसके अलावा जो सपोर्टिंग एंसिलरी कंपनीज है, हर्षा इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज है, तो वहां पर भी बहुत अच्छी तेजी की अभी भी गुंजाइश है अगले 6 से 12 महीनों के लिए। तो ये जो सेक्टर्स हैं, मुझे लग रहा है कि भी एक जो मैंने बताया कि शुगर सेक्टर है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है, बिकॉज जितनी ये कैपेसिटी हम बिल्ड कर रहे हैं उसको पावर को ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ी चैलेंज है। तो वो भी बड़ा एडवांटेज है। तीसरा जो मैंने बोला, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कंपनीज है जहाँ पे हम एग्रेसिवली ज़्यादा एडिशन कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली बड़ा स्कोप है। और हमें लग रहा है कि ये जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए आने वाले 6 से लेके 1.5-2 साल तक अभी भी अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसा हमें डेफिनेटली लग रहा है। हालांकि जो स्टॉक्स के प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं, तो इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट है, आप एसआईपी के जरिए उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि आपको उसमें एवरेजिंग का मौका मिले, और हायर वैल्यूएशन पर होने की वजह से एक छोटा भी अगर करेक्शन आ जाता है तो आप उस डिप में डेफिनेटली बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। जी, ठीक है। वरुण सर, जान लिया है हमने कि कहाँ पे इस टाइम पे हमें नजर रखनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी।